ये देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री का परिणाम है। तो अर्धसूत्री विभाजन का परिणाम जो होता है वो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 4 अवगुणित कोशिकाएं इसका सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, किस जीव में पुनर्जन्म देखा जाता है? किस जीव में पुनर्जन्म देखा जाता है? तो पहले ऑप्शन एलिमिनेट करिए। अमीबा में आपका पुनर्जन्म नहीं होता है क्योंकि अमीबा में आपका खंडन होता है, अमीबा अपने 2-3 पार्ट्सों में टूट जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, हाइड्रा, हाइड्रा भी नहीं होगा क्योंकि हाइड्रा में आपका मुकुलन द्वारा होता है और पैरामीशिया में भी आपका खंडन ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 प्लेनेरिया। तो क्वेश्चन को करते समय हमें ऑप्शन एलिमिनेट बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट करने से हमारा आंसर जो है 90 से 95% सही एक्यूरेसी बन जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि प्रजातियां मुख्य रूप से किस प्रकार से भिन्नता दर्शाती हैं, यानी प्रजातियां मुख्य रूप से किस कारण से भिन्नता दर्शाती है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 4 आप देखिए, इसमें जल की मात्रा है, यानी प्रजातियां किस कारण भिन्नता दर्शाती है। तो जल की मात्रा से तो कोई संबंध नहीं है इसका, ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट करिए। और थर्ड नंबर है ऑक्सीजन की उपलब्धता से, यानी जो प्रजातियां हैं वो भिन्नता ऑक्सीजन की उपलब्धता से दर्शाती हैं, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। तापमान परिवर्तन, ये भी नहीं सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्परिवर्तन और आनुवंशिक पुनर्संयोजन से जो प्रजातियां हैं आपकी भिन्नता प्रदर्शन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मिसेल गंदगी हटाने में मदद करते हैं क्योंकि मिसेल मिसेल जो है गंदगी हटाने में मदद करते हैं क्योंकि वो जल को पीछे हटाते हैं। बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बिल्कुल गलत लग रहा है। वे साबुन को ठोस में बदलते हैं। अगर बताइए, साबुन अगर ठोस में बदल जाएगा तो वो गंदगी कैसे हटाएगा? तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और ऑप्शन को एलिमिनेट करना समझिए। वे घर्षण बढ़ाते हैं। अब गंदगी हटाने से घर्षण का क्या लेना देना है? तो ऑप्शन नंबर 4 भी फर्जी है, यानी सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, वे तेल को जल में घोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यदि कोई वस्तु 4 सेकंड में 20 मीटर चलती है तो उसका वेग ज्ञात कीजिए। तो वेग बराबर क्या होता है आपका? वेग बराबर होता है आपका विस्थापन बटा समय। विस्थापन है आपका 20 मीटर और समय है आपका 4 सेकंड। तो 4 पचे कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रियाएं किस संरचना में होती हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रियाएं किस संरचना में होती हैं? तो इसका देखिए, स्ट्रोमा में तो नहीं होता है और नाभिक से यहाँ कोई सेंस नहीं निकलता, कोशिका द्रव में भी नहीं होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं निर्भर अभिक्रिया किस संरचना में होती है, इसका सही आंसर होगा थाइलाकोइड झिल्ली में, जो कि हरित लवक में पाया जाता है। तो ये थाइलाकोइड जो झिल्ली है ये हरित लवक में पाई जाती है, जहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रियाएं संरचना निर्भर करती है। तो आइए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है? तो एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण हमें बताना है। तो देखिए, वृत्तीय गति होता क्या है? एक समान वृत्तीय गति, तो वृत्तीय गति देखिए, ऑप्शन यहाँ देखिए, पहला ऑप्शन नंबर 1 पढ़िए, सीधी सड़क पर चलती बस, सीधी सड़क पर चलती बस एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं है, क्योंकि वृत्तीय गति मतलब होता है सर्कुलर मोशन, और सीधी चलती हुई बड़क बस किसी भी तरह से वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट कीजिए। सीधा आंसर पे मत पहुंचिए किसी भी क्वेश्चन में, जितना ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे उतना ही आंसर की एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो एक बार ऑप्शन नंबर 3 पढ़िए, ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद। अगर आप ऊपर की ओर गेंद फेंकते हैं तो क्या वो एक समान वृत्तीय गति है? बताइए, आप ही बताइए। तो वो किसी भी तरह से एक समान गति का उदाहरण नहीं है, वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं है। अचानक ब्रेक लगाने वाली कार, अगर कोई कार ब्रेक लगाती है तो क्या वो वृत्तीय गति करती है? आप अपने आप से पूछिए। ये किसी किताब में नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेस है। कॉन्सेप्ट पढ़िए और समझिए इसे। अचानक आप ब्रेक लगाने वाली कार, ये भी नहीं होगा। देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना, सूर्य के चारों ओर अगर पृथ्वी, ये सूर्य है आपका, इसके चारों ओर अगर पृथ्वी घूम रही है तो एक ये किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक ध्वनि तरंग 330 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य 0.33 मीटर है, आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लैम्डा बराबर होता है v बराबर, देखिए थोड़ा सा गलती हो गया है, 1 मिनट रुक जाइए। फ्रीक्वेंसी यानी म्यू बराबर होता है आपका v अपॉन लैम्डा, यानी म्यू यहाँ पे क्या है, आवृत्ति का सिंबल है, और v यहाँ पे क्या है, वेग है, लैम्डा आपका तरंगदैर्घ्य है। तो v का मान आपका दे रखा है 330 मीटर और तरंगदैर्घ्य है आपका 0.33 मीटर। तो ये दशमलव हटा के आप ऊपर डबल जीरो लगाएंगे तो ये 3 से 3 कट गया, तो हमारे पास आवृत्ति कितनी आ जाएगी, 1000 हर्ट्ज। तो 1000 हर्ट्ज का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। देखिए आवृत्ति बराबर होता है v अपॉन लैम्डा, यानी v बराबर वेग और नीचे लैम्डा बराबर होता है तरंगदैर्घ्य। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इन सभी में आप जब क्रियाशीलता वाली श्रेणी देखेंगे तो इन सभी में आपको सबसे ज़्यादा आयरन नहीं होगा, जिंक भी नहीं होगा, कॉपर भी नहीं होगा, पोटेशियम, इन सभी चारों में से बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया Zn प्लस CuSO4। तो देखिए ये बहुत फेमस अभिक्रिया है। जिंक जो है कॉपर को अपचयित कर देगा तो बनेगा आपका क्या, ZnSO4 प्लस Cu। ये किस ऑप्शन में है, CuZnO नहीं बनेगा, CuSO4 ZnO नहीं बनेगा, Zn प्लस Cu ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ZnSO4 प्लस Cu। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आप ऐसे ही याद कर लीजिए, ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं कीजिएगा। नहीं मतलब एग्ज़ाम नज़दीक है तो मतलब कॉन्सेप्ट इसका है, जैसे जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को हटा देगा और ZnSO4 बना लेगा और प्लस कॉपर बनाएगा। अब देखिए नेफेथिलीन के पूर्ण दहन पर क्या बनता है। तो नेफेथिलीन का जो परमाणु जो एटॉमिक संरचना होती है वो क्या होता है, C10H8 होता है, इसी बोलते हैं नेफेथिलीन। इसका परमाणु मतलब इसका अणुसूत्र है, नेफेथिलीन का अणुसूत्र जो है C10H8 होता है, ठीक है। तो जब आप इसको बर्न करेंगे तो आपका CO2 प्लस H2O बनेगा, केवल CO नहीं बनेगा, SO2 नहीं बनेगा, मीथेन नहीं बनेगा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्नेल का नियम इस प्रकार लिखा जाता है। स्नेल का नियम वैसे है क्या, तो स्नेल का नियम, देखिए स्नेल का नियम क्या होता है ना कि आप अपवर्तनांक पे पढ़ते हैं, जैसे आप जब प्रकाश चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे अपवर्तनांक जो कॉन्सेप्ट होता है वहाँ से स्नेल का नियम निकल करके आता है। तो स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू होता है दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अपॉन पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर निकल के आएगा। तो स्नेल का नियम यही होता है, ये आपका फोकस, ये आपका लेंस दर्पण सूत्र हो जाएगा, F इजकल टू यानी ये फोर्स का सूत्र हो जाएगा, और ये आपका आवृत्ति ये नहीं होगा। स्नेल का नियम जो है ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए विलियन सांद्रता द्रव्यमान परसेंट के लिए कौन सा सूत्र सही है। चलिए विलियन सांद्रता द्रव्यमान के लिए कौन सा सूत्र सही है, सांद्रता द्रव्यमान के लिए। तो देखिए पहले ऑप्शन लिमिट कीजिए, विलय अपॉन 100 मिली जल, ये फर्जी सा नहीं लग रहा आपको। विलायक का द्रव्यमान इंटू 100, ये किस टाइप का फॉर्मूला है, ये भी आप एलिमिनेट कीजिए। विलय का द्रव्यमान इन गुणे विलयन का द्रव्यमान, ये भी सही नहीं है, अपॉन में कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब ऑप्शन नंबर 2 को देखिए, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, यही करेक्ट आंसर है। तो पहले ऑप्शन एलिमिनेट करिए, आप डायरेक्ट आंसर पे मत पहुंचिए, किसी भी क्वेश्चन में आप ऑप्शन एलिमिनेट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य शून्य होता है, मतलब कार्य कब शून्य होगा। आप
वहाँ पे पढ़ते हैं जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में, तो एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू आप पढ़ते हैं एफ डॉट एस, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होता है एफ डॉट एस। जब एफ डॉट को हटाएंगे तो एफ एस कॉस थीटा होगा। और देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कार्य शून्य होता है जब बल और विस्थापन के बीच का कोण, यानी बल एफ और एस डिस्प्लेसमेंट है और कोस थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। तो बल कार्य शून्य होगा, कब शून्य होगा? जब cos 0 का मान शून्य होगा। cos 0 का मान कब शून्य होगा? जब एंगल आपका 90 डिग्री होगा। 0 डिग्री पे तो 1 हो जाएगा, बल एकदम मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो 30 डिग्री पे शून्य होता नहीं है, 60 पे भी नहीं होता है, तो 90 डिग्री पे जो है ना कार्य आपका शून्य होगा, ठीक है, क्योंकि कोस थीटा का मान शून्य होगा। समझ में आ रहा है? एफ एस कोस थीटा यानी कार्य शून्य होता है जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। डीएनए प्रतिकृति क्यों आवश्यक है? डीएनए प्रतिकृति क्यों आवश्यक है? तो देखिए डीएनए प्रतिकृति क्यों आवश्यक है, मतलब डीएनए फोटोकॉपी क्यों आवश्यक है। तो पहले ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। देखिए 4 ऑप्शन हैं आपके पास और चारों में से पहले सबसे मतलब जो मैच नहीं करता है डीएनए से, ऐसा ऑप्शन ढूंढिए। पहले ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए, ये क्या बकवास सा ऑप्शन है। डीएनए प्रतिकृति क्यों आवश्यक है? ऊर्जा के उत्पादन करने के लिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुणसूत्र संख्या को कम करने के लिए है, ये भी फर्जी सा ऑप्शन है, इसको भी एलिमिनेट कीजिए। कोशिका विभाजन को रोकने के लिए? ऐसा क्यों? ये भी नहीं है। विकास और नई कोशिका निर्माण के लिए? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। डीएनए प्रतिकृति क्यों आवश्यक है? तो विकास और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा सूत्र विद्युत शक्ति देता है? अच्छा, शक्ति का फॉर्मूला आपको पता है? P इजकल टू, मैक्सिमम लोगों को यही आता है, P इजकल टू IV होता है, ठीक है। तो ऐसा तो ऑप्शन आपको कहीं दिख नहीं रहा है, तो आप रिप्लेस कर दीजिए V इजकल टू IR होता है। तो I की जगह आप V अपॉन R बराबर आप I लिख सकते हैं, तो I की जगह आप V अपॉन R रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा V अपॉन R। तो V अपॉन R देखिए किस ऑप्शन में है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही ऑप्शन है इसका। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अविभवांतर है। देखिए विभवांतर है, विभवांतर की यहाँ परिभाषा पूछ रहा है। तो विभवांतर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विभवांतर से, विभवांतर की परिभाषा पूछा है। तो देखिए यहाँ पे भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। विभवांतर होता क्या है, मतलब एक कूलम आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है ना, उसी को आप विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो होगा नहीं, प्रति इकाई क्षेत्र में संग्रहित आवेश, इसका कोई लॉजिक ही नहीं विभवांतर से। प्रति इकाई द्रव्यमान उसमें ये भी नहीं है। देखिए एक कूलम आवेश को स्थानांतरित करने के लिए जो किया गया कार्य है ना, वही विभवांतर किया, यानी W इजकल टू होता है V अपॉन Q। यानी एक कूलम आवेश को आप कहीं मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाएंगे तो जो किया गया कार्य है वही आपका विभवांतर कहलाता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डोरी से बंधे पत्थर को एक वृत्त में घुमाया जाता है तो केंद्र की ओर लगने वाला बल, यानी केंद्र की ओर लगने वाला बल है। गुरुत्वाकर्षण बल तो होगा नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दो वस्तु के बीच लगने वाला बल है, जो कि बहुत ही मिनिमम बल होता है, जो हमें महसूस नहीं होता है। आपके और हमारे बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन मतलब इतना नेग्लिजिबल है, बहुत कम बल है जो हमें महसूस नहीं होता, ठीक है। घर्षण बल आप जानते ही हैं कि दो सरफेस के बीच लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। देखिए अब केंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल में मतलब छात्र बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, ठीक है। तो अब केंद्रीय बल जो होता है बाहर की ओर लगने वाला बल होता है, और यहाँ केंद्र की ओर लगने वाला बल पूछ रहा है। तो केंद्र की ओर लगने वाला बल जो है अभिकेंद्रीय बल होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अस्थमा मुख्य रूप से श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करती है? तो अस्थमा मुख्य रूप से श्वसनिका को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत धारा में विद्युत परिपथ में दो परिपथों के बीच, किसी विद्युत धारा में विद्युत परिपथ में दो परिपथों के बीच विद्युत विभवांतर को मापने के लिए SI इकाई क्या है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको विभवांतर का यूनिट पूछ रहा है, ठीक है। तो
एम्पियर किसका होता है? एम्पियर आपका होता है करंट का, यानी धारा का। धारा का ऐसा ही मात्रक होता है, एम्पियर होता है। ओम आपका प्रतिरोध का होता है, कार्य का जूल होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, यानी विभवांतर का जो ऐसा यूनिट है वो आपका वोल्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को संगलन के रूप में जाना जाता है? संगलन यानी गलना। तो गलना क्या है? मतलब संगलन पढ़िए, संगलन यानी गलना। तो गलना मतलब होता है द्रव से ठोस में परिवर्तन, ये गलत है। द्रव को वाष्प में परिवर्तन, ये भी आपका गलत है। गैसीय अवस्था को ठोस अवस्था में परिवर्तन, ये भी आपका गलत है। देखिए, संगलन का मतलब होता है ठोस से द्रव में परिवर्तन। संगलन मतलब गलना, तो ठोस से द्रव में ही गलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेक्नीशियन हो गया, आरआरबी ग्रुप डी हो गया, मतलब हर एक एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड है। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इसको स्टार कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसे लवण का उदाहरण है जो 7 से कम पीएच का एक जलीय विलयन देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड 7 से कम पीएच जलीय विलयन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से क्या ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? तो देखिए, ध्वनि तरंग की विशेषता रफ्तार तो है भैया, क्योंकि ध्वनि है तो रफ्तार तो होगी ही। तो ऑप्शन नंबर 1 तो ठीक है। आयाम भी होती हैं उसके पास, आयाम, इसको आयाम कहते हैं। तो ध्वनि तरंग के पास आयाम भी है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी भी है, लेकिन दबाव नहीं है। तो दबाव नहीं होता है, तो इसका सही, तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में क्या ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? तो रफ्तार है, आयाम भी है, आवृत्ति भी है ध्वनि की विशेषता, लेकिन दबाव नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरली किसी किताब में नहीं मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको कॉमन सेंस से ही करने होते हैं, इसको स्टार कर लीजिए। देखिए, भारहीनता एक उपग्रह के अंदर वस्तुओं द्वारा अनुभव की जाती है। भले ही चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन हम चंद्रमा पर भारहीनता का अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट आंसर नहीं किया जाता है। पहले ऑप्शनों को पढ़िए, समझिए और ऑप्शन एलिमिनेट करिए। आप 100% सही एक्यूरेसी के आंसर के पहुंच जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट आंसर पर पहुंचेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो देखिए, भारहीनता एक उपग्रह के अंदर वस्तु द्वारा अनुभव की जाती है। भले ही चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन हम चंद्रमा पर भारहीनता का अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है, क्योंकि चंद्रमा पर G/6 का ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। ठीक है, तो 1 आपका गलत हो गया, तो 4th भी आपका गलत हो गया, क्योंकि उपयुक्त सभी लिखा हुआ है। और चंद्रमा पर हमारा द्रव्यमान बदल जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि आपको पता है द्रव्यमान किसी भी ग्रह पर नहीं बदलता है। तो देखिए, चंद्रमा पर हमारा द्रव्यमान बदल जाता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता, भार बदल जाता है। क्योंकि जी के मान में परिवर्तन से भार में परिवर्तन आता है, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, चंद्रमा का द्रव्यमान काफ़ी अधिक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।